नमस्कार। स्वागत है आपके एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने साइंस की क्लास से लगातार शुरू किया है उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने न्यूटन के गति नियम को पढ़ा था, गति के नियम लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वैसे विद्यार्थी जो नए हैं हमें देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला था हम लोग गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल या खिंचाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच अपने द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप लोग आई होप गुरुत्वाकर्षण बल को समझ गए हैं। अब देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसमें है कि दो पिंड है, तो दो पिंड का जो द्रव्यमान का गुणनफल होगा, दो पिंडों के द्रव्यमान का जो गुणनफल होगा उसका समानुपाती होगा और उसका जो बीच की दूरी होगा उसका क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उसका उल्टा होगा। ठीक है ना। इसका मतलब यही निकलता है कि दो पिंड है, दो पिंड के द्रव्यमान का समानुपाती होगा और उसके बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यही हो गया ना, गुरुत्वाकर्षण को अगर हम F से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे तो F इक्वल टू G इंटू M1 पिंड का द्रव्यमान पहला पिंड गुना M2 दूसरा पिंड बटे बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती मतलब R²। ठीक है, आए आपको ये समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्व, ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी, तो गुरुत्व त्वरण, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण मतलब छोटी जी का मान क्या होता है? तो छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, छोटी जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटी जी जो गुरुत्व त्वरण है, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, कोई भी वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा? तो उसका गुरुत्व त्वरण जो है छोटी जी का मान धनात्मक होगा। ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका गुरुत्व त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब लोग शुरू करते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। और द्रव्यमान को मास बोलते हैं और भार को वेट बोलते हैं। भार को क्या बोलते हैं? वेट। द्रव्यमान को मास बोलते हैं और भार को वेट बोला जाता है। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान या मात्रा कहते हैं। बल तथा त्वरण के अनुपात को, बल और त्वरण के अनुपात को क्या कहते हैं? कि या तो द्रव्यमान या फिर मात्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब m, द्रव्यमान m बराबर फोर्स, बल बटे त्वरण एक्सेलरेशन, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, मतलब बल बटे त्वरण, द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण होता है। ठीक है, उसी प्रकार भार, मात्रा तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को भार कहते हैं। मात्रा होगा और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। मतलब आपका जो वेट है W बराबर हो जाएगा M, मतलब हो गया भार, मास जो है, और छोटी जी का मान कितना होता है? जी का मान बोलते हैं ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ना होता है। ठीक है, तो मात्रा तथा गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के भार को क्या कहा जाता है? W बराबर mg, उसको भार कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए
यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान को अदिश राशि बोला जाता है। क्यों अदिश राशि बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है, ठीक है। द्रव्यमान में क्या है कि 1 किलोग्राम है ये, तो इसमें सिर्फ क्या है, परिमाण है, परिमाण है। लेकिन इसमें कोई दिशा है क्या, दिशा नहीं है, कोई भी दिशा नहीं। तो ये आपका अदिश राशि हो गया। उसी प्रकार भार जो है, भार एक सदिश राशि है। भार क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें मार्क्स भी है और जी, छोटी जी का मान नीचे की ओर आएगा, दिशा भी है। हमेशा जी किधर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है ना, ग्रेविटी तो नीचे की ओर होता है, दिशा होता है। तो मार्क्स के साथ ग्रेविटी है, मतलब द्रव्यमान के साथ त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो दिशा है, तो परिणाम भी और दिशा भी, इसलिए सदिश राशि है ना। भार सदिश राशि है, भार क्या है, एक सदिश राशि है। कहता है कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान सभी जगह पर एक समान होता है। द्रव्यमान क्या होता है, सभी जगह पर एक समान होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है वो सभी जगह पर समान होता है। मान लीजिए पृथ्वी में भी अगर आपका वजन 100 किलो है, मतलब वजन बोल रहे हैं, पृथ्वी में भी अगर आपका द्रव्यमान 100 केजी है, तो चांद में भी आपका द्रव्यमान 100 केजी का ही होगा। आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें जी का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। परंतु भार जो है, भार आपके जगह जगह पर बदलते रहता है। भार आपका जगह जगह पर बदलता है, भूमध्य रेखा पर कुछ और होगा, ध्रुवों पर कुछ और होगा, ठीक है। क्यों होता है, तो इसका मान जी के मान के अंतर के कारण विभिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होता है। जब ग्रेविटी जो है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो भूमध्य रेखा में सर्वाधिक होता है ना, तो भूमध्य रेखा पर तो आपका जो भार है भूमध्य रेखा में सर्वाधिक होगा। वहीं आप ध्रुवों में चले जाएंगे तो आपका कम हो जाएगा भार, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसका माप, द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान का माप किससे किया जाता है, तो भौतिक तुला द्वारा द्रव्यमान का माप किया जाता है। जबकि भार का जो माप है, भार का माप कमानीदार तुला के द्वारा किया जाता है। भार का माप किससे किया जाता है, तो कमानीदार तुला के द्वारा भार का माप किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। जबकि भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। भार का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो आप लोगों को द्रव्यमान और भार में अंतर पता चल गया है। द्रव्यमान और भार में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपको कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, किसका मान बदलता है, किसका मान नहीं बदलता है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए विभिन्न स्थानों पर वस्तु का भार, विभिन्न स्थानों पर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार क्या होगा, विभिन्न स्थानों पर वस्तु का भार क्या होगा। एक नंबर, अंतरिक्ष में क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होता है। अंतरिक्ष में वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य। दूसरा, चंद्रमा पर 1/6, ठीक है, 1/6। मान लीजिए अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 केजी है, तो चंद्रमा पर आप कितने केजी का होंगे, सिर्फ 60 केजी का होंगे, ठीक है। 1/6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 1/6। तो चंद्रमा पर आपका भार 1/6 हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा, मान लीजिए पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे, केंद्र में जाने पर, मतलब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जा रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, भार घटता है। भार क्या होता है, घटता है, ठीक है। केंद्र में जाने पर भार घटता है और आखिर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद लिखिए चौथा, भूमध्य रेखा में, मतलब इक्वेटर जो है, बीचों बीच पृथ्वी है ये, मान लीजिए पृथ्वी के बीच में जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं,
भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। क्या होता है, जी का मान घटता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जी का मान, भूमध्य रेखा पर जी का मान घटता है। मतलब अगर पृथ्वी के भूमध्य रेखा में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, भार घटेगा। भूमध्य रेखा में जी का मान घटने के कारण, जी का मान घटने के कारण भार घटता है। ठीक है, अगला लिखिए, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ने के कारण, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ने के कारण भार क्या होता है, भार बढ़ता है। भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है। पहले थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ था पहले ही, जब आपको बता रहे थे द्रव्यमान और मार्क्स में, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। क्या करेक्शन कीजिएगा कि भूमध्य रेखा पर जी का मान घटता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जी का मान घटता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, भार घटेगा। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ जाता है। ध्रुवों पर जी का मान, गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ जाता है, इसीलिए ध्रुवों पर वजन बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान बढ़ने के कारण भार बढ़ जाता है, मतलब भार पॉजिटिव हो जाएगा। और भूमध्य रेखा में जी का मान घटने के कारण क्या, जो भार निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, मान लीजिए पृथ्वी है। ये पृथ्वी अगर ज्यादा स्पीड से घूमने लगी, पृथ्वी ऐसे घूमता है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। मान लीजिए पृथ्वी का स्पीड बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी का स्पीड बढ़ने से क्या होगा, जी का मान घटता है। पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी लिख लीजिए, 5-6 नंबर होगा। पृथ्वी का घूर्णन तेज होने से जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है, घटता है, मतलब भार घटने लगेगा। ये अगर मान लीजिए पृथ्वी का जो घूर्णन है ये 17 गुना तेज हो जाए, वर्तमान से कितना, 17 गुना तेज। मान लीजिए वर्तमान से 17 गुना तेज हो जाएगा, तो भार क्या हो जाएगा, तो भार 0 हो जाएगा। अगर पृथ्वी अभी से 17 गुना तेजी से घूमने लगा, पृथ्वी अगर जिस स्पीड से घूमने, उससे अगर 17 गुना तेजी से घूमने लगा, तो किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग केपलर के नियम को पढ़ेंगे। चलिए फिर, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लिफ्ट में पिंड का भार, लिफ्ट में पिंड का भार, लिफ्ट में पिंड का भार। अगर लिफ्ट मान लीजिए, एक नंबर लिख लीजिए, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो क्या लगेगा, अगर लिफ्ट मान लीजिए ऊपर की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगा, तो पिंड का आभासी भार बढ़ जाता है। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो पिंड का आभासी भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और उसी तरह सेकेंडली, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगा, तो पिंड का आभासी भार घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा लिखिए, यदि लिफ्ट
एक समान त्वरण से ऊपर या मान लीजिए नीचे, ऊपर या नीचे जाती है तो पिंड के भार एक समान त्वरण का ऊपर जा रही है, एक समान त्वरण का नीचे आ रही है, तो पिंड के भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला लिख लीजिए, क्या लिखना है? हाँ, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई दो लिफ्ट है, लिफ्ट की डोरी टूट गया, लिफ्ट का जो तार है वो टूट गया, अचानक से नीचे आएगा, किस रफ्तार से आएगा? तो गुरुत्व त्वरण के रफ्तार से आएगा, गुरुत्व त्वरण के रफ्तार से। मान लीजिए गुरुत्व त्वरण के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारहीनता का अनुभव होगा। तो पिंड भारहीनता, तो पिंड भारहीनता का अनुभव होगा। मान लिया आप ही खड़े तो आपको भारहीनता लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला लिख लीजिए, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से ज्यादा हो जाती है, गुरुत्व त्वरण से ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? मान लीजिए अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो लिफ्ट का जो त्वरण होगा वो गुरुत्व त्वरण मतलब गुरुत्व त्वरण में जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्व त्वरण में जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड, इससे रफ्तार लिफ्ट का रफ्तार ज्यादा हो जाए, 9.8 मीटर पर सेकेंड से लिफ्ट का रफ्तार ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लिफ्ट पर खड़े व्यक्ति का सिर लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर लिफ्ट का जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड ज्यादा की स्पीड में नीचे आएगा, गुरुत्व त्वरण से ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें जो खड़ा व्यक्ति है उसका सर किस पे ठोका जाएगा? लिफ्ट का छत में ठोका जाएगा। ठीक है, उससे टकराएगा। आई होप इसको समझ गए होंगे आप लोग। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, केपलर का नियम को सिर्फ इतना याद रखिए कि ग्रह सूर्य के चारों और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ठीक है, केपलर का नियम बस इतना याद रखिए। केपलर का नियम, ग्रह क्या हो जाएगा? सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता है ना? इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। क्यों होता है?
क्योंकि इसका घूर्णनकाल 24 घंटे का होता है। इसका घूर्णनकाल कितने देर का होता है? 24 घंटे का। इसका घूर्णनकाल 24 घंटे का होता है, ठीक है। 24 घंटे का। भू स्थिर उपग्रह मतलब होता है एक विशेष जगह पे निगरानी रखने के लिए, विशेष जगह, मान लीजिए कश्मीर पे हमको निगरानी रखनी है, कश्मीर पे ही हमको निगरानी रखनी है, तो कश्मीर के पास हम जो सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे कि उस जगह पे निगरानी रखे, और उसको 36,000 किलोमीटर ऊपर हम क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे। 36,000 किलोमीटर पे इंस्टॉल कर देंगे तो वो क्या होगा? पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा। पृथ्वी क्या होगा? साथ साथ घूमेगा। पृथ्वी के साथ साथ पूरा स्पेसिफिक जगह पे क्या वो निगरानी करता है। तो भू स्थिर उपग्रह का घूर्णनकाल कितना था? 24 घंटे। मतलब पृथ्वी का जितना घूर्णनकाल है वही घूर्णनकाल होगा उपग्रह का भी, तो उसको भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं, है ना। और अगला लिख लीजिए, पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग मतलब हो गया कोई भी पिंड अगर हम पृथ्वी से फेंक देंगे तो उस स्पीड में अगर हम फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो वापस लौट के नहीं आता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सूर्य का पलायन वेग बराबर 42.4 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये होता है 42.38 किलोमीटर पर सेकेंड। कहीं ये भी होता है, इसलिए इसको राउंड फिगर में 42.4 किलोमीटर पर सेकेंड इसका रफ्तार होता है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। आज हम लोग ग्रेविटेशनल को पढ़ लिया है, गुरुत्व को पढ़ लिया है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया है। चलिए कल फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए